What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखिए कितनी शानदार है. द पैटर्न दैट गेव सक्सेस इन पास्ट कैन डिले योर प्रोग्रेस इन फ्यूचर. मतलब कहने का ये है कि देखिए चीज़ें हर टाइम चेंज होती रहती हैं. अपनी बॉडी को ही ले लीजिए. जो बॉडी आज की आज है वो कल नहीं रहेगी और जो कल थी वो आज नहीं है, तो वो चेंज हो चुकी है. अगर हम देखें आदमी को स्टार्टिंग में जब पैदा हुआ तो जमीन पर चलना भी मुश्किल था, कहीं पर रास्ते नहीं थे, सब कुछ उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ था. तो रास्ते बनाए गए और रास्ते बनाए गए अच्छे से, रेलवे ट्रैक, रोडवे ट्रैक सब बनाए गए आज से, और आज की डेट में हवा में भी उड़ रहा है. इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चेंज होती जा रही हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन. अगर आप पैटर्न की बात करें तो पैटर्न देख लीजिए, पहले जो यूपीएससी का एग्जाम किस तरीके से हुआ करता था, आज की डेट में कंप्लीट पैटर्न चेंज हो चुका है. इसी तरीके से एसएससी का ले लीजिए, पहले ऑफलाइन हुआ करता था, आज ऑनलाइन होता है. बैंकिंग के भी आज सारे पेपर ऑनलाइन होते हैं. तो ये चेंज होता रहता है. तो अगर आप भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे. देखिए भलाई इसी में है कि चीज़ों को समझे और उसके हिसाब से अपने आप को उसमें ढाल ले. अगर पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे कि जो कभी कुछ हुआ करता था आज भी वही होगा, तो बहुत पीछे छोड़ जाएंगे. तो इसीलिए हमेशा अपने आप को चेंज करते रहना. पर एक बात ध्यान रखनी है, अपना गोल चेंज नहीं करना है. गोल को अचीव करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको चेंज करना है. एक गोल है, उस पर पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, तो किसी भी रास्ते से जाइए, पर लेकिन गोल जो डेस्टिनेशन है, जो डिसाइड कर लिया, वो फिक्स होना चाहिए. तो गोल चेंज नहीं करना है, उसको अचीव करने के पैटर्न और रास्ते चेंज करने हैं और अपना गोल अचीव करना है. ओके, तो आज 29 जुलाई है. देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं. ये स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए और दूसरे एग्जामों के लिए, और फोकस दिया जाए तो यूपीएससी के लिए भी. जो यूपीएससी के कोर्स हैं ये गौरव सर के द्वारा, भूमिका मैम के द्वारा और महिपाल सर के द्वारा तैयार किए गए हैं. अगर आपको इन एग्जामों से रिलेटेड जो पेन ड्राइव या टैबलेट कोर्सेज खरीदे हैं, कोई भी डाउट या क्वेरी है आपके माइंड में, तो आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये वेबसाइट है, आप लोग इसको भी विजिट कर सकते हैं. ये साइड वाला आर्टिकल है, काफी दिनों के बाद ऐसा आर्टिकल आया. बहुत पहले हम लोगों ने 3-4 आर्टिकल डिस्कस किए थे इससे रिलेटेड. तो ये जो आर्टिकल है ये है सेंसर बोर्ड से रिलेटेड, तो जिसको हम सेंसर बोर्ड बोला करते थे, लेकिन सर्टिफिकेशन का काम करता है, फिल्मों को सर्टिफिकेट देने का. पर लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर्टिफिकेशन का काम कम करता है और सेंसर करने का ज्यादा करता है. तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, कई सारी मूवियों का भी जिक्र किया गया है. तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अच्छे से देखेंगे. नीचे वाला आर्टिकल हमने कल भी देखा था, इससे रिलेटेड 3 व्यू हम लोगों ने देखे थे, जिसमें बताया गया था कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउड कर दिया गया है हेल्थ सेक्टर में. तो उसी के कुछ प्रोज और कॉन्स हम लोगों ने कल भी डिस्कस किए थे. आज भी इस आर्टिकल को देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से इंपैक्ट डाल सकता है हेल्थ के सेक्टर पर, जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, पर लेकिन उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है. तो आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे. फिर से कई सारे न्यू पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे. ये जो नीचे वाला आर्टिकल है ये अबॉर्शन से रिलेटेड है. जो अबॉर्शन में अगर हम अपने जो यहाँ पर एक्ट बना हुआ है, अगर उसके हिसाब से देखें, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो अबॉर्शन किए जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें जो ड्यूरेशन रखी गई है वो मैक्सिमम 20 वीक रखी गई है. 20 वीक से ज़्यादा बच्चा है तो उसको अबॉर्ट नहीं करना है. पर लेकिन अगर प्रॉपर साइंटिफिक वे में देखा जाए तो 20 या फिर 20 से ऊपर ही चीजें ऐसी होती हैं जो एबनॉर्मलिटीज का पता चलता है कि बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज है, बच्चा नॉर्मल है. तो ये बात बोली गई कि अगर ये बातें देखनी है तो कम से कम टाइम ड्यूरेशन बढ़ानी चाहिए. तो काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है आर्टिकल और कई सारे व्यूज भी दिए गए हैं. तो काफी अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे हम लोग. ये वाला आर्टिकल फिर से आ गया है बिहार की पॉलिटिक्स से रिलेटेड. आप लोगों को पता है कि बिहार में जो महागठबंधन है वो ब्रेक हो चुका है और आज की डेट में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव जी का साथ छोड़ दिया है और फिर से बीजेपी के साथ में बैठ लिए हैं. तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला डायलॉग फिर से यहाँ इंप्लीमेंट हो गया, फिर से बीजेपी के साथ में जुड़ गए हैं. तो उसी से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस कर रखी हैं. पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, हमारे किसी काम का नहीं है. वैसे भी कंप्लीट व्यू जो है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. थोड़ा सा अगर व्यू आप लोग देखना चाहे तो ये है. देखिए पहले जो था बीजेपी को आप लोग जानते ही हैं, कंप्लीट मेजोरिटी है लोकसभा में, ठीक है. राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, पर लेकिन अब नीतीश कुमार उनके साथ में अगर जुड़ जाते हैं तो एनडीए को फायदा होगा. राज्यसभा में भी अब उनकी एक अच्छी खासी सीटें राज्यसभा में भी उनको मिल जाएंगी, जिससे कि अगर कोई भी बिल उनको पास कराना है, एक्ट पास कराना है राज्यसभा में, तो वो फायदा रहेगा, ठीक है. तो पार्लियामेंट में मेजोरिटी में पहुंचेगी, मेजोरिटी की तरफ बढ़ रही है बीजेपी. अगर इस तरीके से दूसरी जो छोटी छोटी पार्टी या फिर किसी भी स्टेट पार्टी के साथ में गठबंधन बढ़ता है तो एनडीए और बड़ा हो गया है फिर से, ठीक है ना. एनडीए है बीजेपी का और जो यूपी है वो है कांग्रेस का. तो दोनों को याद रखना है. ये इनके जो घटकों के साथ में मिलके, जैसे कि एनडीए है तो बीजेपी इसमें मेन पार्टी है और छोटी छोटी पार्टी जुड़ जाती है तो पूरा गठबंधन बन जाता है. इसी तरीके से यूपी है, ठीक है, कांग्रेस मेन पार्टी है और छोटे छोटे जो अलायंस बन के उसको यूपीए बना दिया जाता है, ठीक है. तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस है. ये वाला आर्टिकल देखिए काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा.
अमेरिकन डिप्लोमेसी के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर। तो अगर आप लोग देखें, मतलब अमेरिका के बहुत सारे डिप्लोमेट्स ऐसे होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यही बताया जा रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिप्लोमेट्स जो तैयार किए जाते हैं वो यूएसए में तैयार किए जाते हैं। मतलब डिप्लोमेसी की बात चल रही है यहाँ पे, फॉरेन डिप्लोमेसी की खासकर, ठीक है ना। तो जिस तरीके से फॉरेन कंट्री में कोई डिप्लोमेट्स भेजा जाता है तो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जो तैयार किया जाता है वो यूएसए में तैयार किए जाते हैं। कई सारी बातें यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर ऐसे ऐसे भी हैं जो कि तमिलियन लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज भी सीखते हैं। तो यहाँ पर बाहुबली 2 मूवी का भी जिक्र किया गया है। तो इन्होंने भी ये जानने की कोशिश की है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, या ये लाइन भी यहाँ पर लिखी गई है। तो उनको भी पता चल गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा जब उन्होंने बाहुबली 2 मूवी देखी तो यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए देखिए ये तो एक जोक था, पर लेकिन अगर देखा जाए तो इनको डिप्लोमेट्स की अगर आप लोग क्वालिटी देखें, मतलब किसी की रीजनल लैंग्वेज तक सीखने के लिए, किसी कंट्री की छोटी छोटी लैंग्वेज तक अगर मेन तरीके से देखा जाए तो ये हिंदी सीखनी चाहिए बस इनको। पर लेकिन ये छोटी छोटी लैंग्वेज भी जो हमारे कंट्री में बोली जाती है उनको भी सीख रहे हैं, स्टेट की लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। तो ये समझने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करने के लिए, तो इस लेवल पर जाकर यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स है वो तैयार किए जाते हैं। तो यही बात बोली जा रही है कि यहाँ पर अगर डिप्लोमेट्सी की क्वालिटी का लेवल देखा जाए तो हर एक कंट्री के लिए इसी तरीके से डिप्लोमेट्स तैयार करते हैं और सब कुछ इन्वायरमेंट, सारी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। जिस कंट्री में इनके डिप्लोमेट्स जाते हैं उस कंट्री के उन डिप्लोमेटों को सारी इन्फॉर्मेशन होती है, क्या यहाँ पर रिलीजन है, क्या यहाँ पर कल्चर है। तो इसीलिए यूएसए की डिप्लोमेसी सबसे शानदार मानी जाती है। वहां पर इसी तरीके से अपने डिप्लोमेट्स तैयार किए जाते हैं और जो डिप्लोमेट्स तैयार किए जाते हैं वहां पर, तो वॉशिंगटन डीसी वहां पर हब है एक तरीके से देखा जाए तो डिप्लोमेट्स को प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पे जो पिक्चर दे रखी है ये हेलेना की दे रखी है। यहाँ पर ये तमिल लैंग्वेज जानती है, हिंदी जानती है और उर्दू भी जानती है। तो ये कंप्लीट अब बन गई है जो हिंदू, उर्दू और तमिलियन लैंग्वेज जानने वाली यूएसए में। तो देखिए इस तरीके की बातें निकल के आती है। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ी सी बात बोलने की हिस्ट्री की आ जाती है याद। जब हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी होंगी हिस्ट्री के बारे में। अशोक की रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो जो संदेश लिखा करते थे रॉक्स के ऊपर लोगों को समझाने के लिए, जनता को गाइड करने के लिए, उनको डेसिफर करने की जब बात आई, जब उनको मतलब एक तरीके से पता लगाने की बात आई कि उस इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या है, तो वो भी एक फॉरेनर ने ही किया, मतलब हमारे इंडियन किसी इंसान ने नहीं किया। अच्छा बताइए, काफी फेमस क्वेश्चन है, वो बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन था वो इंसान, ठीक है, जिसने अशोक की इंस्क्रिप्शन थी उसको डिसिफर किया, उसको एक्सप्लेन किया कि इसमें लिखा हुआ क्या है। तो देखिए किस हद तक जाकर ये अपनी चीजों को करते हैं। तो इसीलिए अगर देखिए अगर कोई भी आज की डेट में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना अच्छे लेवल पे, तो उसने मेहनत की है वहां पहुंचने के लिए, ठीक है। तो वहां जाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। तो आप लोगों को भी अगर कुछ करना है लाइफ में अच्छे से, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही आना पड़ेगा। अगर सोच रहे हैं कि कंफर्ट जोन में पड़े रहें और बिल्कुल काम जो चाहे आप लोग मिलता रहे, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहाँ पर, कौन थे वो जिन्होंने डेसिफर किया था अशोकन इंस्क्रिप्शन को। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। और हाँ, इसके अलावा एक नेक्स्ट आर्टिकल और डिस्कस करना है जो कि मैंने लास्ट फ्राइडे में छोड़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था अर्बनाइजेशन वर्सेस कंजर्वेशन। तो वो वाला आर्टिकल हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। वो वाला आर्टिकल भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा जो कि काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उस आर्टिकल को हम लास्ट में देखेंगे बिल्कुल। ओके, तो जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है किसके बारे में, सिनेमा के बारे में और सेंसरशिप के बारे में। तो देखिए पहले एक बार ये आर्टिकल पढ़ने से पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये काम कौन करता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ठीक है, सीबीएफसी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जो वर्ड किया गया है सर्टिफिकेशन, पहले सेंसर बोर्ड बोला करते थे इसको, आप लोग नाम भी देख सकते हैं। तो सेंसर बोर्ड मतलब सेंसर करने का काम करता है मूवियों में। तो ये पहले तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, आप लोगों को ये बताना है। और देखिए जो इसके लिए एक्ट है वो एक्ट है सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952। तो इस एक्ट के तहत ये काम करता है। तो काम क्या होता है, देखिए कोई भी फिल्म वगैरह होगी या टेलीविजन शो हो गया, तो पहले यहाँ पर दिखाया जाता है, उसके बाद में उसको क्लियर कर दिया जाता है, उसके बाद में उसको जनता के सामने लाया जाता है, जिससे कि सोसाइटी में एक हार्मनी बनी रहे, सोसाइटी में कुछ भी इस तरीके की चीजें ना आए जो सोसाइटी को हर्ट करे। तो ये प्रोविजन रहता है जिसके पीछे ये सेट किया गया है। ओके, तो यहाँ पे बात क्या निकल के आती है, मैक्सिमम टाइम ये वैसे तो सर्टिफिकेशन का नाम दे दिया है कर, लेकिन सेंसर का काम करता है। मतलब ये इतने कट लगा दीजिए इस मूवी में, या फिर ये कर दीजिए, ये पसंद नहीं आया, इस तरीके से काम चलता रहता है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों को देखने को मिलती है सेंसर बोर्ड से रिलेटेड कई बार। और सेंसर बोर्ड की इन्हीं हरकतों की वजह से इसको मोस्ट पावरफुल बोर्ड बोला जाता है वर्ल्ड में। किसी भी वर्ल्ड में कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जो इतने सारे कट किसी मूवी में लगा दे। आप कोई भी हॉलीवुड मूवी देख सकते हैं, वहां पर मूवियां जो रहती हैं जो एक प्रॉपर वे होता है उस तरीके से दिखाई जाती है, इतने ज्यादा कट वगैरह नहीं लगते हैं। पर हमारे यहाँ पर ये करना भी जरूरी है अगर देखा जाए। वो किस लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक बहुत ही एक आप लोग डाइवर्स सोसाइटी बोल सकते हैं। यहाँ पर दुनिया भर के रिलीजन है, लैंग्वेज है, या फिर कास्ट आप लोग बोल सकते हैं, जिसके बेस पर जरा जरा सी बातों पर एक दूसरे के सींग भिड़ते रहते हैं। तो उन दूसरे के सींग न भिड़े एक दूसरे के, तो उसके लिए इस तरीके की बॉडी होनी हमारी कंट्री में जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसीलिए ये बनाई गई है। तो थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री बताना चाहूंगा। फर्स्ट फिल्म जो बनाई गई थी वो राजा हरीशचंद्र बनाई गई थी और वो प्रोड्यूस की गई थी 1913 में, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा बनाई थी, दादा
दादा साहिब फाल्के के द्वारा बनाई गई थी, जिसके नाम पर अवार्ड भी आज की डेट में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए आज की डेट में 4 कैटेगरी हैं जिसको सर्टिफाइड करता है फिल्म को। ठीक है, तो 4 कैटेगरी हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 2 कैटेगरी थी, जो कि एक तो यू कैटेगरी बोला जाता था और ए कैटेगरी बोला जाता था। तो जो यू कैटेगरी बोला जाता था उसको बोलते थे अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, मतलब आराम से उसको दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए कैटेगरी में एडल्ट आ सकते हैं ओनली, इसमें कुछ सेक्सुअल कंटेंट रहता है जिसको बच्चों के लिए मना किया जाता है। पर लेकिन 1983 में 2 कैटेगरी और ऐड कर दी है। वो कौन कौन सी ऐड करी है वो आप लोगों को बताना है, कल आंसर दे दूंगा इसका जब कल डिस्कशन करेंगे। कल का मतलब क्या होता है? कल का मतलब होता है मंडे। संडे में हमारा डिस्कशन नहीं आता है, आप लोग एसएमएस करते रहते हैं मुझे, फिर पूछते हैं कि सर संडे का डिस्कशन नहीं हो रहा है। देखिए एक दिन आप लोग अपना कम से कम रिवीजन का भी रखिए, ठीक है ना, उसमें आप लोगों का रिवीजन होना चाहिए। कम से कम जितना पढ़ रहे हैं पढ़ना ही जरूरी नहीं है, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन को भी आप लोगों को साथ में लेके चलना है। ओके, और एक ही दिन देखिए किसी दिन होता है ना इस तरीके से, आप लोगों को कम से कम फ्री होना चाहिए। तो मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं संडे में करने के लिए, तो बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े रहते हैं जिनको मैं अपने संडे में कंप्लीट करता हूँ। तो थोड़ा सा उस बारे में भी सोचिए। और इसके अलावा संडे में भी कई सारे एग्जाम भी आप लोगों के रहते हैं बाई चांस, इधर मतलब मैक्सिमम संडे में ये एग्जाम होते हैं अगर देखा जाए तो उसके लिए भी तो संडे इसीलिए फ्री रहता है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना उसके लिए। और देखिए जो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1952 में हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये लो आंसर यहीं पर आंसर यहीं पर आ गया आप लोगों का। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देख लीजिए एक तो आंसर मैंने यहीं दे दिया। चलिए दूसरा बताइएगा आप लोग। कई बार करता हूँ ऐसी हरकत है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर दे देता हूँ। ओके, पर लेकिन कई बंदे ऐसे रहते हैं मतलब आंसर देने के बाद भी वो पहचान नहीं पाते हैं, ऐसा भी होता है, मैंने कई बार देखा है ऐसा। चलिए कोई नहीं, एंजॉय करिए, याद रखिए इसको। ठीक है ना, ऐसी ऐसी चीजें याद रखनी चाहिए आप लोगों को, खासकर किस मिनिस्ट्री के अंदर क्या आता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के निकल के। ओके, तो आर्टिकल देखते हैं अब आर्टिकल में क्या बात बोली गई है। देखिए सेंसर की जब बात आती है निकलकर, तो कोई भी फिल्म निर्माता जब कोई फिल्म बनाता है तो फिल्म बनाने से पहले उसके मन में एंजाइटी रहती है, एक थोड़ा सा डर रहता है कि पता नहीं यार क्या करेगा सेंसर बोर्ड। वो तो अपना एक्सप्रेशन देने की कोशिश करते हैं पर लेकिन सेंसर बोर्ड बहुत सारे कट लगा देता है। इसी तरीके से फिल्म का जिक्र किया जा रहा है इंदु सरकार। तो इंदु सरकार मूवी की भी बात की जा रही है, तो मधुर भंडारकर जी की मूवी है। इसमें बोला गया है, देखिए इसमें क्या लगाए गए हैं, इसमें 14 कट लगा दिए गए हैं। ठीक है ना, पर रिवीजन कमेटी जब आई उन्होंने कट को थोड़ा डिक्रीज कर दिया गया है। पर लेकिन हर हमेशा कोर्ट के भी अगर आप लोग देखें, कोर्ट के कई सारे डिसीजन आ चुके हैं इसके ऊपर। तो कोर्ट ने बोला है आप ये एक तरीके से आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है, आर्टिस्ट जो होते हैं अपने एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को एक तरीके से इसको मतलब एक तरीके से कटेल करने के लिए नहीं बोला जाता है यहाँ पर। ये एक तरीके से जो एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, तो उसको कटेल करने के लिए नहीं बोला जाता है यहाँ पर। आप लोगों को बस देखने के लिए बोला जाता है कि अगर कोई वैलिड रीजन है तो उसके तहत आप लोग काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अपने हिसाब से जहां चाहे वहां पर कट लगा दिया। तो ये कई बार कोर्ट के डिसीजन भी आ चुके हैं, हम कई सारे आर्टिकल इससे रिलेटेड देख चुके हैं। यहाँ पर इंदु सरकार मूवी का जिक्र तो हम कर रहे हैं, पहले भी कई सारी मूवियों का जिक्र हम लोग कर चुके हैं इसी से रिलेटेड। तो देखिए क्या बोला जाता है, एक फिल्म बनाई जाती है बहुत सारे इंसानों के द्वारा मिलाकर, और कोई भी सिंगल इंडिविजुअल क्या जाता है कोर्ट में जाता है और पीआईएल दायर कर देता है और फिल्म पर रोक लग जाती है, उसमें कट लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से बात की जा रही है इस फिल्म के बारे में। तो जो इवेंट दिखाया जा रहा है यहाँ पर 1975 से और 77 जिस टाइम पे ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी के पीरियड की बात की जा रही है। ठीक है, इस टाइम पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आप लोग नंबर लिखिए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ था ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, तो उसका नंबर आप लोग बताइए। और देखिए इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, कांग्रेस के जो नेता है वो भी कंसर्न है, उनको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे नेता की बैड छवि इसमें दिखाई जा सकती है, तो वो भी बातें निकल कर आती हैं उसके बाद में। और ये एक अकेली फिल्म नहीं है, अगर आप लोग देख सकते हैं उड़ता पंजाब आप लोग देख सकते हैं, बुरखा अंडर माई लिपस्टिक कुछ ऐसा करके भी मूवी थी, उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। उल्टा नाम बोल दिया इसका, लिपस्टिक अंडर माई बुरका, बुरका अंडर माई लिपस्टिक तो ये वाली मूवी आ रही थी, तो इस पर भी तो इस तरीके की जब भी कोई मूवी आती है जो सोसाइटी की जो असलियत सामने रखती है तो उन पर हमेशा क्या करते हैं, रोक लगा दी जाती है। तो यही बात बोली जा रही है कि आपका काम है सर्टिफाई करना, आपकी ऑथोरिटी है सर्टिफाई करना, ना कि सेंसर करना। तो उड़ता पंजाब की बात की है, वो ड्रग एडिक्शन जो होता है स्टेट पंजाब में उसके बारे में ये फोकस किया गया था, पर लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारा बवाल हुआ। तो देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही बोला है कि आप लोगों की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, वो ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी जो आपका पर्पज है वो सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा आप लोगों को पावर दे रखी है, पर पावर भी आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से यूज करनी है, ना कि अपनी मनमानी के हिसाब से यूज करनी है कि आपको कोई सीन पसंद नहीं आया तो आप लोग बोले कि यार इस सीन को हटा दो, ठीक है, और सब सीन पसंद आ रहा है तो आप लोग बोलो सही है। तो आप अपने हिसाब से नहीं देखना है, अपनी इच्छा से नहीं देखना है, वो देखना है सोसाइटी को क्या फायदा पहुंचा रहा है और सोसाइटी को क्या नुकसान है, उसके हिसाब से आप लोगों को किसी को भी डिसाइड करना है कि इसको किस तरीके का सर्टिफिकेट देना चाहिए।
और अगर यहाँ पर देखा जाए लिपस्टिक अंडर माई बुरखा के बारे में जो मैं जिक्र कर रहा था आप लोगों को, तो ये वाली मूवी भी, इसके ऊपर भी सेंसर लगा दिया गया, लेडी ओरिएंटेड मूवी बोली गई इसको, और ट्रिब्यूनल ने इसको ए सर्टिफिकेट दे दिया गया। इसके अलावा अगर देखें तो बहुत सारी बातें निकल के आती है। देखिए कोर्ट क्या बोलता है हमेशा, कोर्ट बोलता है कि मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मेंटेन रखना, ठीक है ना। मेरा काम ये नहीं है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, ट्रैंक्विलिटी शांति मेंटेन रखना, ये काम है गवर्नमेंट का। हमको क्या करना है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो काम होता है उसको प्रॉपर लेवल से हैंडल करके चलना है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमारा फोकस है, ना कि हमारा फोकस है आप लोगों का लॉ एंड ऑर्डर पे, वो आप लोगों को देखना है। ऐसा नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में फंडामेंटल राइट को साइड में रख देंगे उठा के, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट हमारा पहला काम है कि उनको उसको प्रोटेक्ट करना है। और फंडामेंटल राइट की जब बात आती है देखिए तो कई सारी बातें निकल के आती है। तो फंडामेंटल राइट स्टार्टिंग में जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, अच्छा ये बताइए, फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तब कितने थे और आज की डेट में कितने हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। तो देखिए ये जो राइट्स हैं अगर देखा जाए स्टार्टिंग से ही, तो आज की डेट में हमारे राइट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में देखा जाए आज की डेट में हमारे पास में राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए राइट्स है, जो कि हमारे पास में देखा जाए 2002 में हमने इंप्लीमेंट किया। वहां पे क्या बात हो गई, जो एजुकेशन से रिलेटेड आ गई, जो कि 6 से 14 जो एज के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। इसके अलावा और भी कई सारे राइट्स हैं, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं प्रेस जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रेस से रिलेटेड जो बातें हैं वो पहले फंडामेंटल राइट में नहीं थी, लेकिन आज की डेट में वो भी रख दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरीके से हमारे राइट्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं आज की डेट में अगर देखा जाए तो, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर बात देखी जाए तो देखिए मैंने लास्ट में भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, अप्रोक्सीमेट शायद 20-22 दिन हो गए तब हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था। तो वहां पे बोला गया था देखिए हमारे यहाँ पे राइट है, किस तरीके के राइट है कि हमको वोटिंग डालने का राइट 18 की उम्र में दिया जाता है। इसके अलावा 21 साल की उम्र में हमको शादी करने का राइट दे दिया जाता है। इसके अलावा 25 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बनने का राइट है हमारे पास में। तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि हमको चूज करने का राइट क्यों नहीं दिया जाता है, गवर्नमेंट क्यों चूज करती है हमारे बिहाफ में कि क्या सही है क्या गलत है। ये राइट हमको देने चाहिए कि हमको अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये गवर्नमेंट को डिसाइड नहीं करना चाहिए, हमको डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को ओनली हमारे राइट प्रोटेक्ट करना चाहिए, अगर हमारे राइट कोई हनन करता है तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आप लोगों को अपना व्यूज देना है इसके ऊपर, ये सारी बातें डिस्कस करनी है जो मैंने आप लोगों को बताई है। और देखिए कल संडे है तो अच्छे से इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखने का काम है, जहां पर कोशिश हो आप लोगों का जहां पर भी लिखना चाहिए क्वेश्चन लिखिए, बस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ओके। मैं हर जगह आप लोग जहां भी कमेंट करते हैं ना, मैं हर जगह उसको देखता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को बस क्या करना है, अपना आंसर दीजिए और बस उसको अच्छे से और एक दूसरे का आंसर एनालाइज भी किया कीजिए, ठीक है। देखिए क्या होगा, मान लिया आपने कुछ पॉइंट लिख दिए, हो सकता है बहुत से पॉइंट आप लोग मिस कर दे तो दूसरे के आंसर में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे का आंसर भी एनालाइज किया कीजिए। ये वाला आर्टिकल हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, जब देखा था हम लोगों ने किस तरीके से नीति आयोग के और हेल्थ मिनिस्ट्री के सजेशन के बाद में क्या हुआ है कि जो कुछ पोर्शन है हॉस्पिटल्स में वो प्राइवेट को दे दिया गया है, कि कुछ बीमारी है जैसे कि कैंसर हो गया, पल्मोनरी हो गया, या फिर कार्डिक जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो गई, तो इनकी बात की गई है वहां पे। इनसे रिलेटेड जो भी बीमारी है वो प्राइवेट सेक्टर को हैंडल करने के लिए दे दी गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दे दी गई है इन लोगों को, लेकिन राइटर जो है वो उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, देखिए ये रिस्क हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। रिस्क क्यों हो सकता है, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और लंबे समय तक इनका इलाज चलता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो कि वायरल इस तरीके से नहीं फैलती है एक दूसरे के टच में आने से, जिस तरीके से जुकाम होता है अगर नॉर्मल देखूं मैं, ठीक है। तो सबसे नॉर्मल अगर एग्जांपल दो, जुकाम होता है जो कि एक वायरल होता है, जरा सी देर में सामने वाले बंदे को है तो आपको भी लग जाएगा, ओके। उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है ना। तो ये प्राइवेट को अगर हम दे रहे हैं तो रिस्क रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा क्या करता है, अपना प्रॉफिट के ऊपर बेस करता है, प्रॉफिट के ऊपर वर्क करता है। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट फंडिंग दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, इंश्योरेंस वगैरह दिए जाते हैं। तो एक तरीके से हमारा हेल्थ सेक्टर में अगर देखा जाए, वैसे ही हमारी हेल्थ सेक्टर ज्यादा अच्छा नहीं है, अगर प्राइवेट को दे देंगे तो उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। फिर ये जिक्र करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी का। नेशनल हेल्थ पॉलिसी आप लोगों ने बनाई और उसमें बोला गया कि यूनिवर्सल फ्री हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी, पर लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। आप तो फ्री हेल्थ सर्विसेज के नाम पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर से ठगना स्टार्ट कर देंगे प्राइवेट वाले सेक्टर जो है। ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, देखिए और भी कई सारी बातें निकल के आती हैं। हमको हेल्थ के बारे में जब भी देखते हैं तो बहुत से इंसान तो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे हमने कल भी आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या देखा था, दोनों व्यू हमने देखे थे। पॉजिटिव में देखा था, पॉजिटिव में ये देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट में चले जाओ, वहां पर लाइन लगी रहती है लंबी लंबी, कोई मशीन अवेलेबल नहीं होती है, तो कहीं भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है। तो उनका मानना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी, ठीक है। पर लेकिन दूसरी साइड में अगर देखा जाए तो हमने क्या कर रहे हैं इनके साथ में, हम पूरा टारगेट लगा रहे हैं इनके साथ में 30 सालों का, 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए 1-2 सालों के बाद में गवर्नमेंट को चीजें समझ में आ जाती हैं कि ये सही नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा क्या। तो ये सारी बातें सोच समझ के गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ऐसे ही आंख बंद करके इस तरीके के डिसीजन नहीं लेने चाहिए। वैसे ही बर्डन बढ़ता जा रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का, और लोगों का लाइफ स्टाइल देखे तो उसके हिसाब से भी देखे, टबैको या अल्कोहल से रिलेटेड या फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड जो डिजीज है, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो कि बढ़ती ही जा रही हैं, ठीक है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी की जरूरत है।
स्टेट के इंटरवेंशन की जरूरत है। अगर इसको स्टेट पल्ला झाड़ लेगा और प्राइवेट के हाथ में इनको दे देगा तो वो सही बात नहीं होगी सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा क्या बोला जा रहा है इसके आगे कि अगर कोई भी आप लोग कोई भी प्लान बना रहे हैं, कुछ भी इस तरीके से कोई सिस्टम कर रहे हैं, उसके सक्सेसफुल होने का डिपेंड किसके ऊपर करता है? डिपेंड सबसे पहले तो ये करता है कि उसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है और कम्युनिटी को जिसको आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं है या है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी। और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद में देखिए सबसे बड़ी बात ये, अगर आप मान ही नहीं रहे हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट देना भी है तो उसका आंकलन करना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा ये सही है या गलत है पीरियोडिकली, ठीक है। ऑडिट वगैरह करना पड़ेगा इसके। और सबसे बड़ी बात जो बोली गई है, जो भी यहाँ पर आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इनको यूज करने के लिए दे रहे हैं या भी कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई भी फंड वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसकी कैग से जांच कराओ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इससे जांच कराओ। तो ये बहुत ही अच्छा इनका सजेशन है। इस तरीके से जांच रहेगी तो देखिए हर एक बात एक प्रॉपर वे में हो गई, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कहां पे रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस पार्ट में और किस आर्टिकल में इसको रखा गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए वही बात निकल के आती है घूम फिर के कि कैसे आप लोग पॉलिसी तो बना देते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए, पर लेकिन ना तो उसका आंकलन किया जाता है टाइम टू टाइम पीरियडिकली, ना देखा जाता है कि कहाँ पे चीजें सही हो रही है, क्या गलत हो रहा है। तो वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, देख रेख भी आप लोगों को करनी पड़ेगी। पब्लिक टॉयलेट तो बना देते हैं पर उनको साफ करने कोई जाता नहीं है, वो इतने गंदे हो जाते हैं कि वो फिर से वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां से स्टार्ट हुए थे। तो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं पर लेकिन उसके साथ में आप लोग उसकी देखरेख करने के लिए भी कुछ सोचा कीजिए। तो इसी तरीके से सजेशन यहाँ पर दे रहे हैं। बाकी आर्टिकल हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया था काफी कुछ इसके बारे में। देखिए ये आर्टिकल भी काफी अच्छा है। इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो बात की गई है वीक्स के बारे में। कौन से वीक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर? जब कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी तो उसके बाद में अगर अबॉर्ट कराने की कोई सिचुएशन बन जाती है तो कितने वीक तक उसको अबॉर्ट कराने की कंडीशन है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि जो लॉन्ग पेंडिंग बिल पड़ी है, जो अपडेशन पड़ी है, उनको अपडेट करना चाहिए। तो इनका ये मानना है। ये आर्टिकल क्यों आया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसमें 10 ईयर ओल्ड रेप सर्वाइवर थी, ठीक है ना, तो जो कि रेप सर्वाइवर थी और 32 ईयर वीक की प्रेग्नेंट हो चुकी थी वो, तो उसको क्या किया गया, डॉक्टर अबॉर्ट करने से उसको दिस स्टेज पे मना कर दिया। डॉक्टर ने बोला कि लाइफ का रिस्क हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसलिए उसको मना कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए ओवर 20 वीक्स के जो 20 वीक के फिटस हैं वो काफी टाइम अलाउ किया है, कई बार पास्ट में हम लोग देख चुके हैं। जबकि अगर हम लॉ के हिसाब से देखा जाए, जो एक्ट बना हुआ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो 20 वीक लिमिट रखी गई है, विद इन द 20 वीक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए ओवर 20 वीक रखा है। तो ओवर 20 वीक भी कई बार डिसीजन दे चुके हैं। तो जो 20 वीक की जो कैप यहां पर रखी गई है वो काफी टाइम क्रिटिसिज्म का रीजन बन चुकी है। क्योंकि अगर देखा जाए नॉर्मल अगर कोई फिटस होता है तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 18 से 22 वीक के अंदर होता है। तो 18 से 22 वीक के अंदर माना जाता है कि उसको कोई फिटस है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज है, कोई किस तरीके की प्रॉब्लम है, उसका पता लगाया जाएगा। पर लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है, मान लीजिए पता तो चला कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी जी है 21 वीक के बाद में, और यहाँ पर रखा गया है 22, यहाँ पर रखा गया है लिमिट रखी गई है 20 वीक की, तो वो तो उसका अबॉर्ट करवा नहीं पाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कल को इस तरीके का बच्चा पैदा हो रहा है तो पूरी जिंदगी उसकी भी बर्बाद रहेगी, और हो सकता है कि पैदा होते ही एक्सपायर हो जाए, तो वो भी प्रॉब्लम रहती है। तो दोनों तरीके से प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा क्या बातें बोल रहे हैं देखिए, मेजोरिटी जो हमारे यहाँ पर मदर्स हैं जो प्रेग्नेंट रहती हैं वो क्या करती हैं, मैक्सिमम फोकस करती हैं किसके हेल्प से, जो आशा है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ ग्रुप, इनकी हेल्प से इस तरीके की बातों का पता लगाती है कि सही है या गलत है। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से बहुत ही कम ऐसा है कि अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे केस भी देखने को मिले हैं कि जो आशा है उन्होंने भी रिपोर्ट किया है कि अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वैसे तो बोला जाता है 2016 में प्रधानमंत्री, ये आप लोगों को याद रखना है, कई बार इस तरीके की स्कीम पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर जो ये स्कीम है, तो इस तरीके की स्कीम कई बार किस तरीके से आती है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो ये चलाई गई है स्कीम। तो इसमें क्या किया जाता है, ये भी डेट भी आप लोगों को याद रखनी है, हर मंथ की 9 तारीख को चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो चाहे गवर्नमेंट डॉक्टर है, उनको क्या करना पड़ता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है एंटीनेंटल केयर के लिए, मतलब प्रेगनेंसी के लिए, जो स्टार्टिंग में जो एज होती है उसके लिए। तो क्या किया जाता है यहाँ पर एक्चुअल में ये होता है कि देखा जाता है कि इनको सलाह दी जाती है। आप लोगों ने अगर रेडियो आप लोग सुनते हैं तो कई बार एडवर्टीजमेंट आता है, तो एडवर्टीजमेंट आता है उससे रिलेटेड की मतलब ये कोई एक उसमें फीमेल की आवाज़ रहती है, वो बोलती है कि मैंने कमिटमेंट किया है कि 9 तारीख को मैं फ्री सर्विस प्रोवाइड कराने जा रही हूँ। तो फिर बोलता है सामने से बंदा, अच्छा तुमने कमिटमेंट कर लिया तो तुम फिर किसी की भी नहीं सुनती हो। तो उस तरीके से वो बोलती है मेरी ड्यूटी है कि मैं सोसाइटी को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करूँ। तो देखिए जो ऐड रहते हैं ना, न्यूज़पेपर में ऐड हो या फिर ये रेडियो में ऐड हो या फिर कहीं पर आप बैनर वगैरह देखते हैं, तो इनको पढ़ा करो। इससे काफ़ी कुछ तो इसी से आप लोगों के क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, आपको सीखने को मिल सकता है। हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर भी कई बार ऐसे पढ़ते हैं कि जिसमें ऐड नहीं होते हैं, ठीक है, तो इनको देख लेते हैं हम लोग, ऐड को साइड में रखते हैं। तो ऐड भी देख के चला करें वहां पर, अगर न्यूज़पेपर में कोई ऐड है, खासकर जो गवर्नमेंट के ऐड रहते हैं उनको, ठीक है, उन पर फोकस दिया करो आप लोग, ओके। इसके अलावा देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर
कि 2014 में एक बिल आया, वहां पे क्या था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल। तो ये बिल लेकर आ रहे थे, तो यहाँ पर अबॉर्ट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो लिमिट है उसको बढ़ा के 20 को 24 वीक करने की बात की गई थी। इसके बाद में क्या देखा गया था, अगर फिटस में कोई एबनॉर्मलिटीज पाई जाती हैं जो सब्सटेंशियल है, तो उसके बेस पे क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो ये ड्यूरेशन टाइम तो देखा ही देखा जाएगा। इसके अलावा क्या बात है कि उसको देखिए उसकी हेल्थ भी देखी जाएगी, बच्चे की हेल्थ कैसी है या माता की हेल्थ कैसी है, तो उसके बेस पर डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दी गई है। तो वो बातें कई बार इसमें आती हैं निकल के, तो ये बिल में रखी गई है। पर लेकिन ये बिल क्या है, आज की डेट में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया कि रिकॉग्नाइज किया जाएगा प्रैक्टिशनर, चाहे आयुर्वेदा हो, यूनानी हो या फिर होम्योपैथी हो, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्या है, ये इस तरीके के बिल पेंडिंग पड़े रहते हैं। अब तक वो बिल वहीं पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये बात बोली जा रही है कि ये क्या करेगा, सेक्स सिलेक्शन में फायदा पहुंचाएगा। ये लोगों को जो सेक्स सिलेक्शन है उस वो और ज्यादा बढ़ेगा। आज की डेट में इतने ज्यादा अबॉर्ट होते हैं, तो जो अबॉर्शन के रैकेट्स होते हैं उनका धंधा और ज्यादा बढ़ने फूलने लगेगा। तो ये सब चीजें देखकर यहाँ पर इसको भी आज तक पेंडिंग में डाल रखे हैं। ओके, अगर यहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखिए इस तरीके से फिटस होता है। ये 16 वीक का है, ये 20 वीक का है और ये 24 वीक का है। ठीक है ना, तो 24 वीक का जब इस तरीके का हो जाता है तब मैक्सिमम एबनॉर्मलिटीज अगर कोई है तो उसका पता चल जाएगा। ये वाला जो पुराने केस हुए हैं ये वाले मैंने डाल दिए हैं, ये आगे न्यूज एनालिसिस में दे रखे थे। तो ये पुराने टाइम में जहां पर कहीं पर अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पर तो डिसमिस कर दिया, अलाउ नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर भी डिनाई कर दिया गया था कुछ टाइम पहले, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं यहाँ पर भी डिसअलाउ कर दिया गया। पर लेकिन यहाँ पर देखिए अलाउ कर दिया गया जनवरी में, फिर अप्रैल में यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर भी अलाउ कर दिया गया। तो इस तरीके से कुछ केस तो ऐसे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में अलाउ कर देते हैं और कुछ को कहते हैं डिसअलाउ कर देते हैं। तो जबकि यहाँ पर जो 20 वीक का ड्यूरेशन रखा है उसको भी कोर्ट अपने हिसाब से ब्रीच करता रहता है बार बार। तो ये बोला जा रहा है कि जो अबॉर्शन है वो एक लीगल राइट है, क्या उसको राइट्स के अंदर में आप लोग रख सकते हैं। खासकर तो देखिए अगर कोई फीमेल है उसको अपने बच्चे डिसाइड करने का उसको हक देना चाहिए, क्योंकि उसको सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। आखिर दूसरा कौन है जो उसको डिसाइड करने वाला है। तो ये ऐसी बात निकल के आती है कि उसको डिसाइड कर देना चाहिए यार, सारी प्रॉब्लम उसको झेलनी है, पालना बच्चे को उसको चल गया, एबनॉर्मलिटीज कुछ हो रही है, प्रॉब्लम उसको होगी बाद में, सोसाइटी को थोड़ी ना कुछ उससे करना है। पूरी लाइफ तो उसकी ढलेगी, उसके साथ में बच्चे की लाइफ पूरी प्रॉब्लम में रहेगी। तो डिसाइड उसी को करना चाहिए कि ये सही है या गलत है। ओके, इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये हम अमेंडमेंट करेंगे तो जो एबॉर्शन वाले केस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आती है उसके अपोजिट बोला है इन्होंने। देखिए अगर कोई आप लॉ एंड पॉलिसी लेके आते हैं तो अगर कोई सेफ अबॉर्शन के लिए, तो उससे ना तो इंक्रीज होते हैं ना डिक्रीज होते हैं अबॉर्शन के नंबर। ये इस तरीके की चीज देखने को मिली है। ये फालतू की बात आप लोग बोल रहे हैं कि ये इस तरीके से हो जाएगा, पर लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में कोई पॉलिसी नहीं लेके आ रहे हैं और रिस्ट्रिक्ट करते हैं अबॉर्शन करने में, तो उल्टे सीधे उसके रिजल्ट जरूर निकल के आते हैं, जिससे कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है, डिले होता है अबॉर्शन में, तो दोनों की हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है और मृत्यु दर भी बढ़ती है अगर इस तरीके की केस निकल के आता है। देखिए आप लोगों ने, अगर आप लोग काफी लंबे समय तक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने केस सुना होगा, सविता हल्पवार का केस सुना होगा, जो कि आयरलैंड से रिलेटेड था। वहां पे जो औरत थी वो आयरलैंड में थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे क्या था, प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशू हो गया उसको, मतलब क्या हुआ, बच्चों को मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई वहां पर। ठीक है ना, तो उसको इमीडिएट क्या करना था, उसका इमीडिएट अबॉर्शन करना था, अबॉर्ट करना था उसको। पर लेकिन जो वहां की गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं करती है अबॉर्ट करना। ठीक है, तो इसीलिए इसकी वजह से क्या हो गई, वो एक्सपायर हो गई थी, वो लड़की जो थी, औरत जो थी, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पर आज तक भी वहां पर उस केस को एक्स केस बोला जाता है, वहां पर एक्स केस के नाम से दर्ज है आज भी उस केस को वहां पर जो आयरलैंड में है, और आज की डेट में वहां पर अलाउ कर दिया है। अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है जिससे मां को या बच्चे को कोई हानि पहुंचती है तो उस टाइम पे अबॉर्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात वहां पर भी चेंज कर दिया उन्होंने। पर लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ नहीं सीखते हैं, ये इस तरीके से केसेस होते रहते हैं। तो ये पुराना केस था, हालांकि आर्टिकल में नहीं दे रखा है, ये काफी न्यूज में था, काफी न्यूज में था जिस टाइम पे ये हुआ था। आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना भी होगा अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, रूल और रेगुलेशन किस लिए होता है। रूल और रेगुलेशन सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए होता है, ना कि नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर आप रूल और रेगुलेशन ऐसे बना रहे हैं जिससे महिलाओं को फायदा नहीं हो रहा है, उनको और प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ के इशू आ रहे हैं, तो क्या मतलब है ऐसे रूल और रेगुलेशन का। ठीक है, तो इनको साइड में रखिए आप लोग। तो लॉ एंड रेगुलेशन वही बात बोली जा रही है, वुमेन की हेल्थ को देखकर बनाने चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। प्रेगनेंसी किस तरीके से होनी है, कहाँ पर ये वुमेन का खुद की उनको पावर दे देनी चाहिए कि उनको खुद से डिसाइड किया जाए। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड ओवर ये अबॉर्शन का इशू जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है। पर लेकिन अगर किसी भी कंट्री में चला जाए तो 20 वीक जो है वो मैक्सिमम कंट्री में, वो इससे ज़्यादा ही ज़्यादा वहाँ पर ये रखी गई है लिमिट, पर 20 वीक हमारे यहाँ पर रखी गई। तो वो क्रिटिसिज्म है, इसको सोचना चाहिए इसके बारे में, और जो पेंडिंग पड़ा हुआ है लॉ उसको लेके आना चाहिए और उसको पास करना चाहिए, अच्छे लेवल पर वर्क करना चाहिए। ये बातें बोली गई हैं।
अब जो मैंने एक बोला था आप लोगों को, जो लास्ट आर्टिकल बना हुआ है, तो वहां पे क्या था, लेफ्ट था, राइट था और सेंटर व्यू था। तो वहां पे क्या बात बोली गई थी, एक साइड में बोला गया था अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन होना चाहिए या फिर कंजर्वेशन के बारे में सोचना चाहिए। देखिए इससे पहले, इस आर्टिकल से पहले भी मैं आप लोगों को इससे पहले एक आर्टिकल डिस्कस कर चुका था ऑलरेडी। उस आर्टिकल में हमने क्या देखा था कि गवर्नमेंट जो है एक लॉ चेंज करने जा रही है, जिससे अगर हमारे म्यूनमेंट है 2010 का वो लॉ था, उसमें क्या है कि हमारे म्यूनमेंट अगर कोई है, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कोई भी इस तरीके से हो गया, तो उनके आसपास में 100 मीटर की रेंज के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी नहीं होगी। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है, कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी हम लोग देख चुके हैं कि बहुत सारे म्यूनमेंट जो है हमारी कंट्री में वो खत्म कर दिए गए हैं, ईंट उठा के ले गए हैं, जो थोड़े बहुत पड़े थे वहां पर। बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोगों ने देखे हैं। तो अगर मेंटेन रखना है इस तरीके से म्यूनमेंट को, तो उससे रिलेटेड एक एक्ट की भी बात की गई है, एनिसेंट म्यूनमेंट एक्ट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड द रिमेन्स, ठीक है ना। तो ये AMASR क्या है, ये AMASR एक्ट, इस एक्ट की बात की जाती है। ये 1958 में था, जिसके तहत ये बोला जाता है कि हमको प्रोटेक्ट करना है जितने भी यहाँ पे म्यूनमेंट वगैरह है। पर लेकिन अगर देखा जाए तो ये चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होती है आज की डेट में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को ज्यादा फायदा पहुंचाने के चक्कर में। तो देखिए अकबर के टॉम के आसपास से रोड निकाली जा रही है, टीपू सुल्तान की जो टॉम है उसके आसपास से रोड निकाली जा रही है, रानी की वाव के पास से रोड निकाली जा रही है, हाईवे बनाए जा रहे हैं। तो आज की डेट में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है एज कंपेयर टू अगर देखा जाए कंजर्वेशन की। और देखिए ये बोलते हैं कि कंजर्वेशन की जब बात आती है निकल के, तो हमारी हिस्ट्री है जिससे हमको कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन पे फोकस देंगे और कंजर्वेशन पे फोकस नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं हम हमारी आने वाले टाइम में हम हमारी हिस्ट्री खो देंगे। तो हमको ऐसी जो एक्टिविटी होती है उनको अपोज करना चाहिए। ओके, अब जब राइट वाले की बात आती है तो राइट वाले क्या बोलते हैं यहाँ पर, राइट वाले ये बोलते हैं कि देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है, इस तरीके कोई एक्टिविटी हो रही है, जो भी ये चीजें हो रही हैं, ये देखिए ये आर्ट है, ये क्रिएटिविटी है एक तरीके से। अगर देखा जाए जो हमारी हिस्ट्री है तो उसको कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करके उनको सबको बेकार नहीं किया जा सकता। ये ब्यूरोक्रेसी जो है हम उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। जो हमारी हिस्ट्री है वो हमको उसको प्रिजर्व करना ही करना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री है उनको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर छोड़ दीजिए कि उनको डिसीजन लेने दीजिए, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होनी चाहिए कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हमको थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री के बारे में भी सोच के चलना चाहिए, तब हमको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, आगे राइट व्यू वाले क्या बोल रहे हैं, देखिए हमारी कंट्री में अगर देखा जाए तो एक फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट है। तो फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट है तो यहाँ पे ये बोला गया कि फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना, एक दूसरे से कुछ कुछ सीखें। पर लेकिन जो पहले हम दूसरी सिटी में जो प्रॉब्लम हो चुकी है, जहां पे सारे म्यूनमेंट वेनिश कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं, दूसरी सिटी उससे कुछ नहीं सीख रही है कि उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये सिस्टम भी निकल के आता है हमारे यहाँ पर, मतलब एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति हमारे यहाँ पे बहुत कम है। अगर एक दूसरे से कुछ सीख लिया जाता है तो एक तरीके से इंसल्ट समझी जाती है कि वो हमसे आगे कैसे निकल गया, उससे हम कैसे सीख लें। तो इस तरीके की भावनाएं निकल के आती है। तो ये सारी भावनाएं जो इस तरीके की होती हैं उनको साइड में रखना चाहिए, और जो सही चीजें हैं कम से कम उसको अडेप्ट करने में शर्म नहीं करनी चाहिए किसी भी तरीके की। तो इसीलिए हम लोगों को जो फेडरल सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट ढंग से करना चाहिए, ना कि उसको बस किताबों में रखना चाहिए। और ये किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, सेंटर वाले विरोध कर रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से अगर कोई एक्ट बन के आता है तो एक्ट तो बना के लेके आ जाते हैं, पर लेकिन उसको जनता को समझाया नहीं जाता है। जनता को जब तक समझ में आता है तब तक बहुत लेट हो जाती है कोई भी बात। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यही है कि आज की डेट में जो ये एक्ट लेके आ रहे हैं, तो इसको सबसे पहली बात है कि जनता को आगे आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि एक्ट के बारे में क्या है उसमें, और हमको अवेयर कराना चाहिए जनता को, और ऐसे एक्ट का अपोज करना चाहिए। अगर इस तरीके का एक्ट आता है तो कल को तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी और बढ़ानी पड़ेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो कम से कम म्यूनमेंट कल को तो ये खत्म ही कर देंगे, सारे म्यूनमेंट के अंदर से रोड निकालनी स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से सबको अवेयर होना चाहिए कि हमारी कंट्री में हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि बस एक दूसरे की बातें सुनकर बस चुपचाप बैठ जाए। देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक कहावत भी सुनी है कि क्राइम करना तो क्राइम करना होता ही है। अगर आप क्राइम को देख रहे हैं और देख के चुप रह रहे हैं तो वो भी एक तरीके का क्राइम है। तो इस तरीके से अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है, अगर आप गलत को गलत नहीं बताते हैं तो वो भी एक बहुत गलत बात है, ठीक है। तो आप लोगों को कम से कम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर जो सोसाइटी के लिए फायदे के लिए कुछ तो सोचना चाहिए, उनके सोसाइटी के बारे में अपने लिए सोचकर नहीं चलना है, क्योंकि हमको एक सस्टेनेबल सोसाइटी बनानी है जो कि फ्यूचर को भी पता चल सके कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से चलते रहे तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, जो हिस्टोरिकल जो फैक्ट है जो बचे हुए हैं, और आने वाली जनरेशन को कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा कि क्या कुछ हुआ था हमारी हिस्ट्री में। ओके, देखिए पेज 1 पर और पेज 9 पर ये न्यूज है, नवाज शरीफ जी को रिमूव कर दिया गया है, शरीफ की शराफत पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है पाकिस्तान की जो कोर्ट है उसके द्वारा। और देखिए कहीं ना कहीं निकल के तो यही आती है बात कि ये कहीं ना कहीं जबरदस्ती वाला केस है, और आज तक का रिकॉर्ड है पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टर्म पूरी नहीं की है।
5 साल की टर्म पूरी नहीं की है। एक गवर्नमेंट है जिसने अपनी टर्म पूरी करी है और उसमें भी 2 प्राइम मिनिस्टर आए थे। सिंगल कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, पाकिस्तान भी हमारे साथ में ही आजाद हुआ था, तब से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने अपनी कंप्लीट साल पूरे नहीं किए एक सिंगल प्राइम मिनिस्टर ने। और नवाज शरीफ भी बहुत बार इस तरीके से इस एक्टिविटी में, देखिए ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने आज तक अपना कहीं भी इलेक्शन का मुद्दा आया ना तो कभी भी इन्होंने कश्मीर को अपना इशू नहीं बनाया इलेक्शन के मुद्दे में। अगर जब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इनको अप्रोच करने की कोशिश की है तब तब इन्होंने एक रिएक्शन भी दी है। तो कहीं ना कहीं जो आर्मी है जो एक तरीके से सोसाइटी को रूल करती है वहां पर, उसके मन में डर बैठ जाता है जब जब कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसी हरकतें करता है तो वो सोचते हैं कि इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इन्होंने बहुत ही एक डेमोक्रेटिक वे देखा इसको हटाने का, क्योंकि इस तरीके के अगर केस देखे जाएं तो दुनिया भर के इंसान ऐसे पाएंगे जिनके इस तरीके के केस है सोसाइटी में। तो प्राइम मिनिस्टर पर ही क्यों कोई चला रहा है, इतना पुराना केस क्यों उठाया? तो सीधी सीधी बात क्या आती है निकल के कि प्राइम मिनिस्टर को हटाना था। ओके, तो आज की डेट में देखा जाए माना जा रहा है कि जो इनके ब्रदर हैं, जो शरीफ जी के ब्रदर हैं शाहबाज, अब आने वाले टाइम में ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो ये बोला जा रहा है, इसके अंदेशा लगाया जा रहा है। तो देखिए ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, हमारे काम की बात क्या है वो देख लेते हैं। हमारे काम की बात यह है कि जो ये केस आया ये पनामा पेपर लीक से है। देखिए पनामा इस तरीके से यहाँ पे कैनाल आप लोगों ने सुना भी होगा, तो इस यहाँ पे एरिया है ये, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किस किस को कनेक्ट करता है ये, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पैसिफिक ओशन, अगर बड़े तौर पर देखा जाए तो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को आप लोग बोल सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इसके अलावा आप लोग बोल सकते हैं पैसिफिक ओशन या फिर कैरेबियन सी को कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं जब कोई प्लेस अगर न्यूज में होता है तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए डिस्टेंस भी बहुत सारी घट जाएगी। मान लीजिए आज की डेट में यहां से कोई यहां पर आता है तो उसको यहां से घूम के आना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये देखिए कितना है, 21,000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके आनी पड़ती है अमेरिका में। और अगर ये यहां से बनके तैयार हो जा रही है तो फिर कितना, ओनली जरा से टाइम में लगभग 2,000 किलोमीटर की डिस्टेंस में ही अपने देश में यहां पर पहुंच जाएगा। और ये भी कहीं पे व्यापार करना चाहते हैं, इधर से यहां से निकल के चले जाया करेंगे, तो बहुत फायदा होने वाला है। इस कंस्ट्रक्शन के बनने से इस कैनाल पर वर्क किया जा रहा है कि इसको बनाया जाए। ओके, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजील डोवाल जी, वो ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कहां पे? चाइना में। तो चाइना में चल रही है, ब्रिक में कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहां पर इसकी मीटिंग चल रही है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां पर है, तो उन्होंने बात भी की है। तो जो फोकस किया जा रहा है वो कि जो लीडरशिप आनी चाहिए काउंटर द टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, सबको आगे निकल के आना चाहिए, ये बात इन्होंने बोली है। तो टेररिज्म काउंटर पे इनका फोकस चल रहा है बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है चाइना के, उन्होंने भी अपनी बात बोली है कि ब्रिक को मिलकर काम करना चाहिए 3 एरिया में। वो 3 क्या बोले? सिक्योरिटी में फोकस करना चाहिए, कम्युनिकेशन में फोकस करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, फाइनेंशियल कोऑपरेशन में फोकस करना चाहिए, कल्चर एक्सचेंज में फोकस करना चाहिए। तो ये पॉइंट आप लोग अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं। और जो अब नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वो चाइना में होने वाली है। अच्छा, कौन से नंबर की ब्रिक की मीटिंग होने वाली है चाइना में? ठीक है, आप लोग ये बताइए, जो ब्रिक की मीटिंग होने वाली है कौन से नंबर की होने वाली है? ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए यहाँ पर जो केस है ये 8 पेज पर न्यूज है। यहाँ पर लोकसभा ने बिल एक लेके आई है जिसमें बोला जा रहा है कि ऑटोनॉमी दी जाएगी किसको? जो एम्स होते हैं हमारे यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये काफी अच्छे इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं हमारी कंट्री में, तो काफी अच्छी क्वालिटी के इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर क्वालिटी के इंस्टीट्यूशन तभी बनते हैं जब उनको ऑटोनॉमी दी जाती है। तो और ज्यादा ऑटोनॉमी देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बात क्या आ रही है निकल के? ये आ रही है कि देखिए पहले जो ये क्या करते थे, आज की डेट में पहले डिप्लोमा प्रोवाइड कराया करते थे, ठीक है ना, पर लेकिन आज की डेट में इनको भी इनको भी पावर दे दी गई कि ये डिग्री प्रोवाइड करा सके। अब आईएम से डिग्री प्रोवाइड कराई जा सकेगी। तो ये अंडर में किसके आता है? ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, ठीक है। तो ये बात निकल के आती है आईएम्स को। इसके अलावा जो डायरेक्टर वगैरह इसके अपॉइंट करने थे या कुछ भी इस तरीके का काम करना होता था वो भी गवर्नमेंट किया करती थी, लेकिन उसको भी इंडिपेंडेंट करने की बात की जा रही है जो आईएम बिल 2017 आ रहा है उसके तहत। ओके, यूएस में कांग्रेस एक बिल लेके आ रही है जिसमें टारगेट किया जा रहा है रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के, उसके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात चल रही है। तो ये एक डोनाल्ड ट्रंप जी भी उसको मतलब फोर्स किया जाए डोनाल्ड ट्रंप को भी उस पर साइन करने के लिए। देखिए कांग्रेस अपना काम कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप को आजकल कोई सुन नहीं रहा है ज़्यादा, ठीक है ना। इसके अलावा जैसी रिएक्शन इन्होंने दी है ऐसी रिएक्शन फिर रशिया से भी आ गई है। मॉस्को ने ऑर्डर दे दिया है कि रिड्यूस करो अपने नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स इन द रशिया। तो इस तरीके की एक्टिविटी है। देखिए अगर कंट्री में इस तरीके की कंट्री ना हो ना तो मज़ा नहीं आता है। शांति में रहेंगे सब, मज़ा थोड़ी ना आएगा। तो थोड़ा बहुत मिर्च मसाला चलता रहना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान हो गए, नॉर्थ कोरिया में हो गई है। तो इस तरीके के जब भी इंसान रहते हैं तो इन्जॉय किया करो, थोड़ा सा लाइट मूड हो जाता है जब इस तरीके के इंसान रहते हैं कहीं पर। देखिए जब कोई मूवी बनती है ना उसमें हंसने वाला पार्ट इसीलिए डाला जाता है ताकि इंटरटेनमेंट बना रहे मूवी में, वरना सीरियस एक टॉपिक पे मूवी चलती है। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी एक मूवी की तरह होती है, उसको ऑब्जर्व करोगे ना अगर आप लोग, तो इस तरीके के केस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे इर्द गिर्द कि आपको एंटरटेन कर सकें आराम से। और देखिए आप लोग बोल रहे थे कि कई सारे कमेंट आते रहते हैं गेम का भी थोड़ा सा पोर्शन रखा करो, तो गेम का जो ढंग की न्यूज़ रहा करेगी मैं उसको इंक्लूड कर लिया करूँगा, ठीक है ना।
ऐसा नहीं है कि हर टाइम कोई भी न्यूज़ कर लिया करूँगा इंक्लूड, तो कुछ न्यूज़ जो ढंग की रहा करेगी तो मैं उसको इंक्लूड कर लिया करूँगा, कोई जीत क्या है कुछ इस तरीके का, खासकर इंडियन ओरिएंटेड, अपनी कंट्री के ओरिएंटेड न्यूज़ रखूंगा मैं, ठीक है ना। ये कुर्ली गांगुली जी के बारे में बात की गई है, ये किससे रिलेटेड है, कई बार न्यूज़ इस तरीके की आ जाती है कि मैच करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो ये वुमेन राइफल है, तो राइफल से रिलेटेड है, तो इस तरीके की आ जाती है, आप लोगों को याद रखना है इनका नाम, ठीक है ना। तो अभी ऑल इंडिया कुमार सुरेंद्र सिंह शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है, उसमें ये जीती है तुगलकाबाद में, दिल्ली में। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन इस तरीके से नाम आप लोग याद रख सकते हैं। आगे कोई ढंग की न्यूज़ आया करेगी तो मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा, ओके। गेम की भी न्यूज़ एक दो। इसके अलावा देखिए जिलैंडिया के बारे में जिक्र किया जा रहा है। जिलैंडिया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला एरिया है ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाला एरिया। ये माना जा रहा है कि ये सब मर्ज एक नया कॉन्टिनेंट, 8th कॉन्टिनेंट ये हो सकता है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट है, तो 8वां कॉन्टिनेंट ये हो सकता है, ये माना जा रहा है। तो इसी के बारे में रिसर्च कर रही है, इसकी रॉक्स के बारे में देखा जा रहा है किस तरीके का लैंड मास है इसका, तो उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। तो आप लोगों को याद रखना है, इसका नाम है जिलैंडिया, नाम दिया गया है। ये पूरा पानी में सबमर्ज है, मैक्सिमम पोर्शन इसका, ठीक है ना। तो ये थी हमारी 18th पेज पर न्यूज़। इसके अलावा मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे अरुणधति रॉय के बारे में। तो अरुणधति रॉय का जो द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स, ये इसको मैन बुकर प्राइज दिया गया था 1997 में, ठीक है। तो ये आप लोगों को बोला था मैंने। संगम लिटरेचर के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो संगम लिटरेचर तमिल वाले एरिया में रहती है, और खासकर संगम लिटरेचर का जब नाम आता है तो 3 एरिया का नाम आता है। 3 डायनेसिटी थी उस टाइम पर, पांड्या, चोला और चेरा, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। ड्यूरेशन भी आप लोग याद रख सकते हैं, 600 BC टू 200 AD, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल कहाँ पे रखे गए DPSP में, तो आर्टिकल 14, 43, 43B, 46, 47, 48 ये आर्टिकल हैं जो कि गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं। ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक करने के बाद में बताइए कि डिसलाइक क्यों किया है, ठीक है। तो अपने आसपास सफाई रखिए, और दूसरों को चीज़ें शेयर भी कीजिए, और रिवीजन कीजिए, और इन्जॉय कीजिए लाइफ को। लाइफ बहुत छोटी है, अच्छे से रहिए, ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।